हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी ए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ स्पेशल वीडियो। किस पे भैया? पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि सीएमए सिलेबस में आपका जो कॉस्ट और एफएम का जो पेपर 10 है ग्रुप 2 का, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। काफी रिक्वेस्ट आया मेरे पास कि भैया बिट क्वेश्चंस बोल के जो एक आपका इंस्टीट्यूट ने इशू किया था, ये पेपर 10 का बिट क्वेश्चंस बोल के पूरा का पूरा, जहां पे उन्होंने आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं ट्रू फॉल्स और आपका मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह डाला है, उस पे मेरे को काफी रिक्वेस्ट आया कि भैया ग्रुप 2 का पेपर का आप बना दीजिए, ट्रू फॉल्स बहुत टफ है। तो मैं इसका ट्रू फॉल्स, स्पेसिफिकली ट्रू फॉल्स पे फोकस करना चाहता हूं। और आज का वीडियो में मैं आपको कॉस्ट का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ट्रू फॉल्स है सब समझाते हुए कंप्लीट करवाऊंगा। 65 क्वेश्चंस है, तो पेशेंस रखिएगा और फटाफट सारा सुनिएगा। एक दो आंसर आपका इंस्टीट्यूट ने भी गलत किया तो वो मैं सही करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। और फिर एक वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी करवा दूंगा, उसमें तो 75 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में भी। तो पहले एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट को फोकस करते हुए, ग्रुप 2 कॉस्ट को फोकस करते हुए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करूंगा क्योंकि एग्जाम आ चुका है। तो स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना होता है इंस्टीट्यूट में कि ट्रू और फॉल्स है, आपको रीजन नहीं देना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं एक एक करके। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, नो। एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है क्या है भैया? बजटेड कॉस्ट होता है, और या फिर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है या बजटेड प्रोडक्शन होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट दो तरीके का हो सकता है, या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन या आउटपुट, और या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। चाहे जो भी हो, दे आर बेस्ड ऑन फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड नॉट ऑन पास्ट डेटा। तो उस वजह से स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ फॉल्स। अब मैं फॉल्स नहीं लिखूंगा, मैं या तो एफ या तो टी लिखूंगा, ठीक है भैया। तो मैं समझाता रहूंगा आपको ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहे कि ये क्यों फॉल्स और ये क्यों ट्रू। नेक्स्ट, experience curve effect are reinforced when two or more products share a common resource। सुनिएगा, जैसे एक लर्निंग कर्व होता है, बस वैसा ही एक एक्सपीरियंस कर्व होता है। एक्सपीरियंस कर्व भी लर्निंग कर्व जैसा ही है, जो डिनोट करता है कि अलोंग विथ माई कैसे कैसे जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ता है, मेरा एक्सपीरियंस के कारण क्या कॉस्टिंग में फर्क आती है। तो कॉस्ट कम होता है, रिड्यूस होता है अपना एक्सपीरियंस के साथ। तो बोला जाता है कि इस इफेक्ट को री किया जाता है, क्या वापस से नया री किया जाता है, यानी न्यू तरीके से निकाला जाता है। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट शेयर अ कॉमन रिसोर्स, जब एक ही प्रोडक्ट में दो रिसोर्स लगते हैं तो क्या री किया जाता है? यस, एक्सपीरियंस कर्व को री किया जाता है, यानी दोबारा से देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। बट इसका आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने फॉल्स मार्क किया है, जो कि गलत है। ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेपरेशन ऑफ अ मास्टर बजट मास्टर बजट बनाना प्रीसीड्स प्रीसीड्स प्रेपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। प्रीसीड्स मतलब उसके पहले आता है ना। मास्टर बजट तो सारे फंक्शनल बजट्स का समराइजेशन है या एक जगह है, तो उल्टा लाइन सही था कि प्रेपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट प्रीसीड्स द प्रेपरेशन ऑफ मास्टर बजट्स। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब आपका थर्ड नंबर भी फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स। अगर अब आगे आपको इंस्टीट्यूट का कुछ गलत लगता है मेरे को, तो मैं बताता रहूंगा आपको। नेक्स्ट नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जितने भी जो भी अपने सेटिरस पेरिबस बोलते हैं, अ हाइक इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एसपी पर यूनिट बढ़ने से विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। एक मिनट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताएंगे आप भैया? ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन यूनिट्स अगर बोले तो अपने लोग के लिए हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अगर सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट यानी वेरिएबल कॉस्ट सेम है तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बढ़ेगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ गया पहले से, और फिक्स्ड कॉस्ट सेम है बोल रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पर्टिकुलर चीज ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा तो ये तो गिर जाएगा ना, मतलब और जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा क्योंकि ज्यादा कमा रहे, कम यूनिट से कवर हो जाएगा अपना फिक्स्ड कॉस्ट, तो बीईपी विल रिड्यूस, तो विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। यस ट्रू, इट विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, इट विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक मेथड नहीं है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक आप बोल लीजिए प्रिंसिपल या पॉलिसी है जो फॉलो किया जाता है काफी मेथड्स में या काफी इंडस्ट्रीज में। यूनिफॉर्म नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा सेम, मतलब इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसको करते हैं। तो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग या टेक्निक बोल लीजिए, बट नॉट अ मेथड। तो ये फॉल्स है। अब वेरिएंस, अच्छा सुनिए, वेरिएंस अपने स्टेट्स में पढ़ते हैं एसडीट का स्क्वायर, बट ये वो नहीं है। यहाँ पे वेरिएंस का मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है स्टैंडर्ड वेरिएंस, यानी जो अपने लोग एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो ये वो वाला वेरिएंस है। अब देखना इतना स्मार्टली सोचना पड़ता है कि ये क्या बात कर रहा है। तो बोल रहा है वेरिएंस में भी ईदर फेवरेबल और एडवर्स। यस, अपने जानते हैं फेवरेबल केसेस और एडवर्स दोनों आता है। जब अपना आंसर नेगेटिव आता है तो उसको एडवर्स बोलते हैं, जब पॉजिटिव आता है तो उसको फेवरेबल बोलते हैं। तो ये ट्रू है 6। नेक्स्ट 7, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। यहां पे लोगों को बहुत दिक्कत होता है और कंसेप्ट बहुत वीक है बच्चा लोग का। देखो क्या होता है, अपने पढ़े हुए ऑलरेडी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में देयर आर 3 टाइप्स। ध्यान से सुनना आज। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा क्या होता है, ओवरहेड्स, नो एक्सपेंसेस। अब मटेरियल दो टाइप के होते हैं, क्या क्या भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस से। क्या इसका मतलब भैया डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट? नॉट नेसेसरी। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट, मैंने वर्ड गलत बोल दिया, प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही होता है क्या भैया डायरेक्ट कॉस्ट? नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट भी वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। जनरली डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होता है, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट है तो वेरिएबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट कॉस्ट जो कि फिक्स्ड भी हो सकता है, जैसे लेबर का खर्चा। सैलरी दे रहे हैं लेबर को फैक्ट्री में 10,000 पर महीना, तो फिक्स्ड है, यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, यानी वेरिएबल नहीं है। बट क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, तो ये डायरेक्ट भी है। तो जब अपने आवरली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, यानी अपने प्रोडक्ट वाइज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको यूनिट वाइज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिक्स्ड हो गया ना, बट है भी डायरेक्ट। वैसे ही एक्सपेंसेस में भी वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकता है। सेम गोज फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकता है। बट अपने क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं जितना भी ये है डायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी क्या है डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट, एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज योर ओवरहेड्स। अब वही बात हो गया, यानी प्राइम कॉस्ट क्या हो सकता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, और ओवरहेड भी क्या हो सकता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं, अपने तो पढ़े ही हैं। वैसे प्राइम कॉस्ट में भी वेरिएबल हो सकता है और कुछ फिक्स्ड पोर्शन भी आ सकता है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट केवल। तो क्या प्राइम कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो क्या वेरिएबल प्राइम कॉस्ट और फिक्स्ड प्राइम कॉस्ट दोनों यहां इंक्लूडेड है? हाँ, बट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यानी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट मार्जिनल कॉस्ट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रू फॉल्स। प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल और फिक्स हो सकता है। अगर बोलता प्राइम कॉस्ट यानी वेरिएबल प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स तब ठीक,
बट अगर ये बोल रहा है प्राइम कॉस्ट तो आंसर इज नॉट ट्रू। तो ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू था जो मेरे को लगा, यानी सॉरी ट्रू फॉल्स था। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। सब उड़ गया एक्चुअली, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस ले आते हैं, इस पार्ट को ही उड़ा देते हैं खाली, जो मैंने इतना देर समझाया। ओके, चलिए ये वाला पार्ट हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू लोग, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट वाला पार्ट समझ में आ गया। 8th नंबर पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी समझ में आ गया होगा आपको, नहीं नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो दिस इज आल्सो फॉल्स। इट इज ऑप्शनल फॉर अ कंपनी टू हैव फाइनेंशियल अकाउंट्स। कंपनी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपलसरी, तो इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स, ट्रू लिख दिया मैंने, सॉरी, इट इज फॉल्स। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंपलसरी। There is no difference between standard costing and budgeting. नहीं, there is difference between budgeting and standard costing, so this is also false। देख लेता हूँ ये लोग क्या लिखे हैं भाई, बहुत ही अटपटा तरीके से लिखता है लोग, फॉल्स ही है, चलो ठीक है। हाँ, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग टेक्निक है, बजटिंग एक अलग टेक्निक है। कंट्रीब्यूशन, आराम से, इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। यस, दिस इज ट्रू, ये तो डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला आप जानते हैं। कंस्ट्रेन ऑन वेरियस रिसोर्सेज, कंस्ट्रेन मतलब रुकावट दाना, ऑन वेरियस रिसोर्सेज इज नोन एज की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। देखो यहां खेल गया इंस्टीट्यूट। कंस्ट्रेन ऑन वेरियस रिसोर्सेज मतलब उसमें रुकावट डालना, उसके वजह से वो रिसोर्स को अपने की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। रिसोर्स को, जैसे अपने पास लिमिटेड रॉ मटेरियल का सप्लाई है, तो अपने याद है अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालते हैं लिमिटिंग फैक्टर का सम्स में क्या, कि भैया कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल, तो पर रॉ मटेरियल निकालते हैं, यानी की फैक्टर क्या हो गया, रॉ मटेरियल यानी वो रिसोर्स। अब ये डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है, क्या, कंस्ट्रेन ऑन वेरियस रिसोर्सेज को नहीं बोलते, रिसोर्सेज जिनमें कंस्ट्रेन लगाया गया है उसको की फैक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रेन ऑन वेरियस रिसोर्सेज को की फैक्टर नहीं बोलते, उस रिसोर्स को की फैक्टर बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। बहुत गंदा खेला है ये इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। पहली बात तो आपको मल्टीपल कॉस्टिंग ही नहीं मालूम होगा। मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब एक से ज्यादा मेथड यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मतलब अलग अलग जो जितने भी टाइप्स ऑफ मेथड्स है, सब टाइप्स में कुछ 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 लिया जाता है। हो सकता है मार्जिनल थोड़ा ले, हो सकता है थोड़ा ऑब्जॉर्प्शन कहीं ले, सेक्टर वाइज, यानी जहां पे जिस कंपनी में काफी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हो, जैसे कि कार इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है ना कार में भी, और जैसे कि आपका समझ लीजिए काफी ज्यादा जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, वहां पे आपका मल्टीपल कॉस्टिंग टेक्निक यूज होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं फॉलो होता है मल्टीपल कॉस्टिंग, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, आराम से, मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग। हाँ, जब कंट्रोल अकाउंट बनेगा तो सेल्फ बैलेंसिंग बन जाता है, तो ट्रू। और कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग आप अकाउंट्स में सीखे ही होंगे, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आप कॉस्ट में सीखते हैं ग्रुप 1 में। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नो, प्रोडक्शन कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ सकता है क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ सकता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है जरूरी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कैश 7, कैश मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नो नो नो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए दूसरा नंबर है, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 3 नंबर है शायद, और 9 नंबर इसके लिए नहीं है, तो ये फॉल्स। यानी भैया हम लोग को थोड़ा बहुत याद रखना होता है क्या? हाँ, ये सब थोड़ा बहुत डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आप लोग याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या याद रखना है, एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। बट जनरली ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स में भी, तो ये भी फॉल्स है। और आपको मैं अगर बोलूं इंपॉर्टेंट है 9, 3, 11, 14 कैश का नंबर्स, तो ये 4 आप याद रखिएगा, ठीक है।
ABC analysis is based on principle of management by exception. Yes, it is based on principle of management by exception. Management of exception का मतलब होता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, और ABC भी वही बात करता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है, A B C, A जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, B जो कम इंपॉर्टेंट, और C जो लीस्ट इंपॉर्टेंट. तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो दिस इज ट्रू. स्लो मूविंग मटेरियल, जो धीरे धीरे लगते हैं, बहुत कम कम लगते हैं, उनके लिए क्या उनकी टर्नओवर हाई होती है? उल्टा ही बात बोल रहा है. मतलब फास्ट मूविंग मटेरियल का हाई टर्नओवर रेशियो होता है. टर्नओवर मतलब जल्दी जल्दी जो लगता है, स्लो मूविंग जो जल्दी जल्दी नहीं लगता है. तो ये फॉल्स है, उल्टा होता है. कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट. जिधर है वहां का है, जैसे 19. और एलोकेट होता है. अगर मैं आपको सिंपली बोलूं ना, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट अपोर्शन नहीं होता है, एलोकेट होता है. तो ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट. हाँ वही, जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बोला, तो ट्रू, उनको सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं मेन डिपार्टमेंट को. वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू. वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मटेरियल का, स्क्रैप का हाई वैल्यू भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है. तो देयर इज नो सच सर्टेनिटी कि ऐसा ही होगा. तो फॉल्स. पिन कार्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. यस, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट बोलता नहीं है इसको मेंटेन करने. ये तो अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए पिन कार्ड मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता हो क्या कितना यूज हुआ है. तो ये भी फॉल्स, नहीं ट्रू, सॉरी ट्रू, क्योंकि नॉट बोला था. हाँ ट्रू. The profit calculated under absorption costing and material costing is always equal. No, false. क्योंकि absorption costing में वैल्यूएशन जब ये फिनिश गुड्स का स्टॉक का होता है, उसमें दोनों कॉस्ट लिया जाता है, वेरिएबल और फिक्स्ड. बट मार्जिनल कॉस्टिंग में फिनिश गुड्स के स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का इंक्लूजन होता है, कंसीडर किया जाता है. तो दिस इज फॉल्स. अ फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट्स ओनली फिक्स्ड कॉस्ट. बिल्कुल नहीं, फॉल्स. दोनों कॉस्ट देखते हैं. एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नील. यस यस, यही तो बात है. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या? ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट. एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है. An increase in production means an increase in overall productivity, not necessary. Production बढ़ रहा है इसका मतलब productivity बढ़े, जरूरी नहीं. productivity मतलब अच्छा बन रहा है चीज, और प्रोडक्शन बढ़ना मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़े. इट इज नॉट नेसेसरी. तो दिस इज फॉल्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग. मेरे ख्याल से मॉडर्न अप्रोच होना चाहिए ये. तो मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ. ये लोग फॉल्स लिखे हैं क्या? 27. हाँ फॉल्स. तो लिखिए इट इज अ मॉडर्न अप्रोच, नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इट इज फॉल्स. इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्पस. अब देखो ये बहुत ही गंदा खेला है लोग. इंस्टीट्यूट के बुक में एक लाइन है ऐसा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ऐसे तो बहुत पर्पस के लिए यूज होती है, बट मेन 3 पर्पस के लिए यूज होती है. क्या क्या भैया? जैसे कि आपको वो रिकॉर्ड रखने के काम आता है, आपको वो वापस इंटरप्रिटेट करने के काम आता है, और आपको वो डिसीजन मेकिंग के काम आता है. तो 3 काम है उसका, इसीलिए ट्रू है. बहुत ही गंदा क्वेश्चन था, रटना पड़ता है लोगों को. और ऐसे तो कई एडवांटेजेस दिए हैं या कई यूजेस दिए हैं, बट मेन आपको जो मेरे को बताना था वो ये था. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ओनली. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ओनली. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, नॉट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. नहीं, डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑल टाइप. तो ये फॉल्स है. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है. The scope of management accounting is broader than the scope of cost accounting. The scope of management accounting is broader than the scope of cost accounting. Yes, management accounting और broader sense में estimates भी निकालता है, इसीलिए वो ज़्यादा बड़ा है. तो yes, true, उसका scope थोड़ा ज़्यादा है. उसके बाद मैं आपको एक बार, आपका 30 क्वेश्चन हुआ है, एक बार वीडियो को हल्का सा आपको लिए रोक रहा हूँ. आप पहले एक बार ये 30 को रिवाइज करो, ठीक है? एक बार ब्रेक लो आप 5 मिनट का और इसको रिवाइज करो, ठीक है?
आपके लिए पॉज होगा, मेरे लिए नहीं था। मैंने 30 क्वेश्चन करवाया था, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है, मैंने बस पॉज बटन दबाया, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 30 क्वेश्चन हो गया और 35 बचा है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक्चुअली मेरे को चार्जर लाना था, इसीलिए मैं उठा था एक बार बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 31। As the reports generated by management accounting are not used by external party, correct, they are not used by external party, internal party के लिए होता है। The business enterprise do not need to टेक केयर ऑफ गैप, मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप जानते होंगे, अकाउंट्स में अविनाश सर ने आपको पढ़ाया होगा। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अपने को इतना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करना, अपने को अपने हिसाब से काम करना, इंटरनल कंट्रोल के लिए है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट फॉर पब्लिक, नो, फॉल्स। Management accounting records are kept for internal people, not for public. In marginal costing, managerial decision are guided by profit. मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी डिसीजन होता है आर गाइडेड बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल के बताते हैं। हिसाब से तो मेरे ये क्या बोलते हैं इसको, आंसर तो फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो मैनेजरियल डिसीजन लेता है, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है, वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं लेता। और भैया किस हिसाब से लेता है मैनेजमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन? मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन आपका होता है बेस्ड ऑन, पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बोलूं तो अपने लोग अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट तो लास्ट में निकाल के कैलकुलेट करते हैं, जब निकालते हैं डिसीजन अपने पहले ही ले चुके होते हैं, यानी कि अपना ये डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो फॉल्स। ठीक है, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट फुल कॉस्ट। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट फुल कॉस्ट, वही मैंने आपको बोला था, ट्रू ट्रू। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। यस, ट्रू, क्योंकि वो लोग एक साथ लास्ट में डिडक्ट करते हैं पीरियड कॉस्ट बोल के, यानी साल भर का खर्चा बोल के, ट्रू। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, नो, इट इज अ मेथड जिससे अपने लोग कॉस्ट निकालते हैं, इट इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। व्हेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर, व्हेन क्वांटिटी of material is limiting factor, the products are ranked on the basis of क्या, contribution per kg। तो यहां लिखा क्या है, based on contribution per unit, ना per kg होगा, तो आंसर इज false। When the sales value is the limiting factor, then the products are ranked। एक मिनट, जब सेल्स वैल्यू होता है तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो, आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो, बिल्कुल सही लिखा है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, इतना देर से जो मैं लिख रहा हूं, क्या स्क्रीन पे आ नहीं रहा था क्या आपके? सॉरी बच्चा लोग, एक सेकेंड रुको, मैं देख लेता हूं ये क्या हुआ। अब आ रहा होगा, वो हल्का सा एरर हो गया था। मैंने ऑलरेडी क्या क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लास्ट 30 तक किए थे ना, तो 31 में मैंने आपको बोला था वो गैप वाला बात याद होगा आपको, मैंने अभी बोला था कि हाँ वो एक्सटर्नल गैप्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल लोगों के लिए नहीं होता है, इंटरनल रिकॉर्ड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पब्लिक के लिए नहीं रखा जाता है। मार्जिनल में प्रॉफिट से गाइड नहीं होता है मैनेजरियल डिसीजन। अब्जॉर्प्शन में फुल कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानता है। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल का, नहीं मेथड है कॉस्ट कैलकुलेट करने का। और क्वांटिटी मटेरियल का जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकलता है, यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है तो वो रॉन्ग है। when the sales value is the limiting factor, तो प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स यानी पीवी रेशियो। यस, पीवी रेशियो, तो ये ट्रू है। फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज अनअवॉइडेबल, नो, फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल इन नेचर, तो ये भी फॉल्स है। बजट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये सब चीज क्वांटिटी वाइज निकालता है, तो ये फॉल्स है। इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। But the principal budget factor is the factor which limits the activity of an organization। The principal budget factor यानी मेन जो फैक्टर है वो मेन एक्टिविटी को लिमिट करता है। यस, ट्रू, हो सकता है वो मेन फैक्टर है और उस वजह से सारे आगे के डिसीजन अपने लिए रुके हुए हैं।
द फ्लेक्सिबल बजट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग स्केल बजट। देखो ये सब नाम है जो आपको याद रखना होगा, बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबल बजट का दूसरा नाम स्लाइडिंग स्केल बजट होता है, तो ये भी ट्रू है। बजट इज इम्पोज्ड बाय लोअर मैनेजमेंट, नहीं, बजट्स आर इम्पोज्ड बाय हायर मैनेजमेंट, तो ये फॉल्स है। Sales budget is an example of functional budget. Yes, sales budget is an example of functional budget. Responsibility accounting is also called profitability accounting and activity accounting. 45 नंबर जो टॉपिक है इसका आंसर भी ट्रू है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग बुलाया जाता है, याद रखिएगा ये ट्रू है। एक्सक्यूज मी। लर्निंग कर्व पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। यस, मैंने क्लास में जब लर्निंग कर्व पढ़ाया था मैंने आपको बोला था ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं, तो लर्निंग कर्व पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। लर्निंग कर्व सजेस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। यस, वो एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है और वो अपने लोग को हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व कंसेप्ट्स, प्री रेक्विजिट्स, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क। हाँ, उसका यही बोलना मतलब है कि वर्क रुक नहीं रहा है, एकदम कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, तो उस वजह से ये इसका अजम्पशन है, तो ये भी ट्रू है, यानी 45 से 48 ट्रू हुआ। देख लेते हैं, 45 ट्रू 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 ट्रू, एकदम सही। लर्निंग कर्व इफेक्ट मेक द वैल्यू चेन इनइफेक्टिव। नो, इट मेक्स द वैल्यू चेन इफेक्टिव, तो ये फॉल्स हुआ। More the experience a firm has in a producing of a particular product, higher will be its cost. No, lower will be its cost. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा मैं खर्चा कम कर पाऊंगा, यानी मेरा खर्चा कम लग रहा होगा, तो मेरा फॉल्स हुआ ये स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स and as such total accuracy is not ensured under management accounting. yes yes, एकदम सही बात है, ये सब एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, तो एक्यूरेसी मिले जरूरी नहीं है। The main objective of budgetary control is to coordinate the different departments, यानी different department के बीच में budgetary control यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, नहीं, दिस इज फॉल्स। ये तो काम अपने लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 52 फॉल्स, यस। Standard costing are applicable in banking industry. No, standard costing is not applicable in banking industry. False. लर्निंग कर्व इज कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक ही है, तो यस इट इज ट्रू, लर्निंग कर्व इज अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। फॉल्स दिया है बट, तो ये ट्रू होना चाहिए। लर्निंग कर्व एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक ही है। अब वो टेक्निक ये लोग फिर वही बोलना चाह रहा है, इससे कॉस्ट रिडक्शन होता है, बट ये एक टेक्निक नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक होता होगा, पता नहीं, इस पे एक डिलेमा है। मेरे को ट्रू लग रहा था बट आंसर फॉल्स है, चेक कर लेंगे बाद में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। हाँ, इतना जरूरी नहीं है स्मॉल कंसर्न को निकालने के लिए, बड़ा कंसर्न ये सब काम करता है, तो ट्रू। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेल्स बजट। नो, उल्टा होता है, बजट बनता है ना एस्टिमेशन पे बनता है, तो पहले सेल्स बजट बनता है तो प्रोडक्शन बजट बनता है, बजट उल्टा चलता है। बट अगर एक्चुअल में बोले तो पहले प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल्स होगा, बट बजट वाइज पहले सेल्स बजट डिसाइड होता है फिर प्रोडक्शन बजट डिसाइड होता है, तो दिस इज फॉल्स। बजट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। ना, कभी भी बना सकते हैं, 3 महीना 4 महीना 6 महीना जब भी के लिए, तो फॉल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 58। अब ये सब तो एकदम घटिया घटिया बात है कि कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग मार्जिनल कॉस्टिंग तो एक टेक्निक है, तो वो प्लानिंग के क्या काम आएगा, तो नो, इट इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फॉल्स। Profit planning and control is not a budgetary control mechanism. Profit planning and control is not a part of budgetary. No, false. It is a part of budgetary control mechanism. Standard costs are based on technical assessment. Yes, yes, it is based on technical assessments. True. PV chart exhibits the relationship between profit and overhead volume. PV chart जो रिलेशन निकालता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो प्रॉफिट और ओवरहेड वॉल्यूम पे निकालता है। PV chart exhibits the relation between profit and volume. No, no, अपने को मालूम है 61 false. yes, overhead volume के ऊपर नहीं काम करता है वो, तो वो रिलेशन क्या है, किसके बीच में है PV chart, कंट्रीब्यूशन और सेल्स,
तो ये फॉल्स है। A sequential profit graph is prepared when multiple products are produced। एक profit graph sequential वे में प्रिपेयर करते हैं जब multiple products होता है। yes true, sequential वे में profit graph बनता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देन एस्टिमेट्स। फॉल्स, उल्टा बात है, ज्यादा एस्टिमेट पे डिपेंड करता है रेदर देन एक्यूरेसी। जीरो बेस्ड बजटिंग इज मोर सुटेबल टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरिया। यस, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरिया मतलब जहां पे पता नहीं मेरे डिस्क्रिशन पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहीं तो जीरो बेस्ड बजटिंग लगता है, या पता नहीं नया तरीके का कॉस्ट है इसीलिए। तो ट्रू है ये बात। पीवी रेशियो इंक्रीजेस, बोल रहा है पीवी रेशियो इंक्रीजेस कब? व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट पहले का बात है, तो दिस इज अगेन फॉल्स। तो 65 क्वेश्चंस थे, अपने डिस्कस कर लिए। ट्रू फॉल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ ग्रुप 2 इज कंप्लीटेड। आधा घंटा लगा, फटाफट इसको देखिए समझिए, और मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें एफएम वाला पार्ट करवाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।